नमस्कार। नीलम शर्मा, सरस्वती शिशु मंदिर साकेत, मुजफ्फरनगर। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए आगे के बारे में आगे की जानकारी हम लेते हैं। आज हमारा टॉपिक है इतिहास में गुप्त काल। इतिहास यानी कि बीते हुए समय के बारे में हम चर्चा करेंगे। उसमें आज हम गुप्त काल के बारे में जानकारी लेंगे कि गुप्त काल के संस्थापक कौन थे और कौन कौन से ऐसे राजा हुए गुप्त काल में जिन्होंने भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित किया और कितने बड़े एरिया में उनका साम्राज्य था और उन्होंने अपने कला में, संगीत में, साहित्य में या विज्ञान में, स्थापत्य कला में, व्यापार में कौन कौन से कार्य किए, इसकी आज हम जानकारी करेंगे। तो सबसे पहले हम गुप्त काल में श्रीगुप्त जो इसके संस्थापक थे उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी करेंगे। सबसे पहले जो इनके संस्थापक थे जिन्होंने गुप्त वंश की स्थापना की वो हैं श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच, फिर चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त और बुधगुप्त। इनको कहीं कहीं ब्रह्मगुप्त भी कहते हैं। तो आज इनके बारे में हमें चर्चा करनी है। वैसे तो इनका जो साम्राज्य था 200 वर्षों तक रहा, लेकिन जो ये आपको बताए हैं ये इनके बहुत ज़्यादा मुख्य, यानी कि जिन्होंने बहुत ज़्यादा उत्कर्ष किया भारत में बहुत ज़्यादा साम्राज्य का विस्तार किया, बहुत सारे कार्य किए, उनके बारे में ये जानकारी थोड़ी सी आपको देंगे। श्रीगुप्त कहते हैं कि ये श्रीगुप्त जो हैं क्या गुप्त साम्राज्य के श्रीगुप्त संस्थापक थे। ठीक है ना। इन्होंने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की, ये कहा जाता है, क्योंकि बहुत से अभिलेख में इन्हें आदिराज कहा गया है। जब आदिराज इनका उल्लेख आया तभी यह माना गया कि ये गुप्त काल के संस्थापक हैं। ये जो थे पहले, इसमें पहला पॉइंट आ रहा है, ये पहले थे कुषाणों के। जो कुषाण थे, इससे पहले चैप्टर आपने पढ़ा होगा मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल में आपने पढ़ा होगा कि जो गुप्त शासक थे वो किसके सामंत थे? पहले कुषाण वंश के, यानी कि जो सातवाहन वंश था उसमें कुषाण थे, उसके अंदर ये सामंत का काम करते थे। सामंत मतलब जैसे छोटे छोटे राज्यों में जमींदार होते हैं ना, इस तरह से कार्य करते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने बहुत अपने आप का उत्थान कर लिया और उत्थान करने के बाद क्या हुआ, ये एक बड़े साम्राज्य के स्वामी बन गए। तो ये सबसे पहले क्या थे? कुषाण शासकों के यहाँ कुषाण शासकों के सामंत थे। फिर इन्होंने जो श्रीगुप्त थे, इन्होंने महाराज की उपाधि धारण की। आपने देखा होगा जितने भी राजा होते थे या शासक होते थे वो कोई ना कोई उपाधियां धारण करते थे। तो इसमें इन्होंने महाराज की उपाधियां, कभी महाराज, महाराजाधिराज, विक्रमादित्य, इस तरह से परम भागवत, इस तरह से उपाधियां धारण करते थे ताकि लोगों में इनका जो है वर्चस्व बढ़ सके। तो इस तरह से श्रीगुप्त जो थे पहले संस्थापक थे इसके, उस कुषाणों के सामंत थे ये, और इन्होंने महाराज की उपाधि धारण की। इसके बाद घटोत्कच, ये इतने महत्वपूर्ण शासक नहीं हैं क्योंकि इनके समय में ज़्यादा कोई उत्कर्ष नहीं हुआ। लेकिन जो इसके सबसे महत्वपूर्ण जो तीसरे नंबर के शासक हैं चंद्रगुप्त प्रथम, ये चंद्रगुप्त बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इनको चंद्रगुप्त प्रथम को जो है वास्तविक संस्थापक माना जाता है गुप्त वंश का। इनको क्या माना जाता है? वास्तविक संस्थापक। इनको गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक
गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है और जब इनका राज्याभिषेक हुआ राज्याभिषेक के समय इन्होंने जो है गुप्त संवत चलाया। कौन सा संवत? 319 एडी में से 320 एडी इन्होंने क्या किया? गुप्त संवत चलाया। और इन्होंने जब गुप्त संवत चलाया तो इन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। कौन सी उपाधि धारण की? महाराजाधिराज। उपाधि कौन सी ली? महाराजाधिराज। ये वास्तविक संस्थापक कहे गए। इन्होंने जब राज्याभिषेक हुआ 319 एडी या 320 एडी में गुप्त संवत चलाया और इन्होंने उपाधि धारण की, महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। इनका विवाह जो है लिच्छवी वंश की राजकुमारी, इनका विवाह जो हुआ लिच्छवी, एक लिच्छवी वंश उसी समय था, उसकी राजकुमारी कुमार देवी, कुमार देवी के साथ हुआ। और कुमार देवी के साथ विवाह होने से क्या हुआ? इनका जो साम्राज्य था, इन्होंने अपने साम्राज्य का बहुत ज़्यादा विस्तार किया। इसके ये इनके महत्वपूर्ण कार्य थे। मतलब इन्होंने जो है गुप्त संवत की वो गुप्त संवत चलाया और इन्होंने चांदी के सिक्के उस समय चलाए। तो जो ये प्रथम संस्थापक कहे गए। और इसके बाद आते हैं बहुत महत्वपूर्ण है समुद्रगुप्त। जो समुद्रगुप्त हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद जो है समुद्रगुप्त, इन्हें समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। जिस समय नेपोलियन का इतिहास लिख रहे थे विसेंट स्मिथ एक इतिहासकार हैं, जिस समय वो इतिहास लिख रहे थे तब उन्होंने देखा कि जो ये समुद्रगुप्त हैं, इन्होंने जितने भी युद्ध लड़े लगभग 20 से अधिक युद्ध इन्होंने लड़े और एक भी ये युद्ध नहीं हारे हैं। तो उन्होंने इन्हें भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी है। तो जो समुद्रगुप्त हैं उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी करते हैं। एक महान विजेता, और इन्होंने भी बहुत सारी उपाधियां धारण की हैं, जैसे इनको नेपोलियन तो कहा ही गया है, नेपोलियन कहा गया है इनको, और पराक्रमांग की उपाधि धारण की, परम भागवत, और कविराज। अच्छा, कविराज जो इनकी उपाधि धारण की क्योंकि इन्हें संगीत का बहुत अधिक शौक था। संगीत इनके बहुत अधिक उत्थान भी किया इन्होंने संगीत का, और इन्होंने जो सिक्के जारी किए उसमें भी वीणा बजाते हुए इनकी वीणा बजाते हुए मुद्राएं अंकित हैं। जो इन्होंने सिक्के चलाए समुद्रगुप्त ने उस समय वीणा बजाते हुए जो सिक्के हैं वो अंकित हैं इनके। और इन्होंने लगभग 20 से अधिक
युद्ध किए और सभी युद्धों में क्या था, इन्होंने विजय प्राप्त की। और इनके जो राजकवि थे वो थे हरिसेन। हरिसेन इनके राजकवि थे। इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति, इलाहाबाद में प्रयाग प्रशस्ति की रचना की। इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की और इसमें समुद्रगुप्त की विजय के बारे में और समुद्रगुप्त के साम्राज्य के बारे में बहुत कुछ विस्तार से इन्होंने लिखा है। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, ये भी बहुत महत्वपूर्ण शासक हैं और इनके समय को गुप्त काल का स्वर्ण काल कहा गया है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। स्वर्ण काल क्योंकि इनके जिस समय इनका साम्राज्य था उस समय कला में, साहित्य में, संगीत में और आपके स्थापत्य कला में और विज्ञान में बहुत अधिक उन्नति की। तो इस कारण से इनको चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य स्वर्ण काल भी कहा जाता है और इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। किस चीज की उपाधि धारण की इन्होंने? विक्रमादित्य की। चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस चीज की उपाधि धारण की? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने के बाद इन्होंने जो है संगीत में, कला में, साहित्य में, इनके दरबार में नवरत्न कहे जाते हैं, जिसमें कालिदास हैं और आपके आर्यभट्ट हैं, वराहमिहिर हैं, ये सब लोग थे जो इनके नवरत्नों में रहे हैं। ब्रह्मगुप्त हैं, नागार्जुन हैं, तो ये सब इनके क्या रहे थे? नवरत्नों में रहे थे और बहुत अधिक उन्नति की। इन्होंने स्थापत्य कला में भी बहुत ज़्यादा उन्नति की। और जो गुप्त काल में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का जो शासन था उसमें आपको कला यानी कि मंदिर बनवाने में कहा जाता है कि इसी समय मंदिर निर्माण की कला भी शुरू हुई थी। मूर्ति कला, मंदिर जैसे तिकवा का महादेवी मंदिर है और कंकाली मंदिर है और भुमरा का मंदिर है। तो इस तरह से भगवान विष्णु का मंदिर है। नटना कुठार का पन्ना में महाराष्ट्र में वो मध्य प्रदेश में मंदिर है। तो इस तरह से इन्होंने बहुत सारे मंदिरों का भी निर्माण करवाया। तो इनके शासनकाल में बहुत सारे मंदिरों का निर्माण हुआ। फिर अजंता की जो गुफाएं हैं महाराष्ट्र औरंगाबाद में, वहाँ पर भी इन्होंने इसका किया। तो इनको क्या कहा गया है? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और इनका स्वर्ण काल कहा गया है। क्या कहा गया है? स्वर्ण काल कहा गया है। तो स्वर्ण इस तरह से जैसे इन्होंने, इसमें एक चीज और है, जो विक्रमादित्य थे उनके समय में आप इधर देख रहे हैं, ये लौह स्तंभ है। ये दिल्ली के मेहरौली में स्थित है लौह स्तंभ। और यहाँ पर चंद्र, इन्होंने एक और उपाधि धारण की थी, चंद्र नाम की। यहाँ पर ये देखिए लौह स्तंभ है, दिल्ली मेहरौली में है और चंद्र नाम से, यहाँ पे चंद्र नाम इनका अंकित है। और इन्होंने यानी कि 1600 वर्ष पूर्व
ये लोह स्तंभ की स्थापना हुई थी और अब तक आज दिन तक इस पर जंग नहीं लगा है। तो इस तरह से लोह स्तंभ एक उत्कृष्ट प्रौद्योगिकी का आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे एक उत्कृष्ट प्रौद्योगिकी थी जिस समय चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य का शासन था। इसी तरह इन्होंने, मैंने आपको बताया, स्थापत्य कला में बहुत सारे मंदिरों का निर्माण कराया, जिसमें दशावतार का मंदिर है, कंकाली देवी का मंदिर है, विष्णु का मंदिर है, तिगवा का महादेव मंदिर है। तो इस तरह से उन्होंने बहुत सारे मंदिरों का निर्माण कराया। इसी तरह स्थापत्य कला में आप देखते हैं तो इन्होंने अजंता की गुफाएं, ये देखिए ये चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा, अजंता की गुफाएं। तो यहाँ पर इन्होंने बहुत सारे भित्ति चित्र और चित्र अंकित कराए। आज भी अगर आप उनको देखेंगे तो जिस समय उस समय उनका कलर था या रूप रंग था वो भी आज भी दर्शाता है। और इसके अंदर उन्होंने शैव धर्म के, बौद्ध धर्म के, जैन धर्म की बहुत सारी चित्र अंकित कराए हैं। और बौद्ध धर्म में इन्होंने महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र के बारे में, उनकी कहानियों के बारे में, उनके जन्म, उनके महापरिनिर्वाण, उनका धर्म चक्र प्रवर्तन के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ चित्र के माध्यम से दीवारों पर अंकित की हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना है। इसी तरह इनके जो शासनकाल में, मैंने आपको बताया अभी कि नवरत्न थे। नवरत्न में आप जो थे कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम है, उसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला का वर्णन है, प्रेम कथा का वर्णन है और उनके पुत्र भरत का भी उसमें वर्णन है। इस तरह से जो उसके बाद ये देख मृच्छकटिक, शूद्रक की मृच्छकटिक है और विशाख दत्त की किताब है। तो इस तरह से हिंदी साहित्य में भी बहुत अधिक उन्नति की। उसके बाद आप अगर विज्ञान के क्षेत्र में देखें, ये आर्यभट्ट हैं। आर्यभट्ट का नाम सभी जानते होंगे, ये हमारे बहुत बड़े गणितज्ञ हैं और इन्होंने आर्यभट्टयम जो है पुस्तक लिखी है। आर्यभट्टयम है, 10 गीतिका सूत्र है, आर्याष्टक शतक है और इन्होंने शून्य और दशमलव के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और इन्होंने ये भी बताई थी कि जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और इन्होंने पृथ्वी की परिधि निकालने का भी प्रयास किया था। तो इस तरह से ये विशेष उनके नवरत्नों में थे। और आपको इससे पता लगता है कि विज्ञान और उत्कृष्ट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में शासन रहा होगा। उसके बाद इन्हीं के जो साम्राज्य में थे, इन्हीं के वो थे वराहमीर और थे, जिसमें पंत सिद्धांतिका, विवाह पटल, योग माया, बृहद संहिता, बृहज जातक और लघु जातक इन्होंने दी। ये गणितज्ञ और ज्योतिष आचार्य थे। तो ज्योतिष का इन्हें बहुत अच्छा ज्ञान था और इन्होंने अपने सबसे ज़्यादा इनकी जो किताब प्रसिद्ध थी वो बृहद संहिता थी, जिसमें इन्होंने ज्योतिषी के बारे में और गणित उसके बारे में बहुत सारे सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। इसके बाद अन्य भी थे, जैसे ब्रह्मगुप्त थे। तो ब्रह्मगुप्त जो इसमें रहे हैं, उन्होंने गणितज्ञ थे और ब्रह्म स्फुटिक सिद्धांत की रचना की। इसी तरह चिकित्सा के क्षेत्र में भी कौन कौन थे? चिकित्सा के क्षेत्र में थे धन्वंतरी, जिन्होंने आयुर्वेद के चिकित्सक थे। तो इस तरह से इन्होंने बहुत सारे जो इनके शासन में देख लीजिए, बहुत सारे गणितज्ञ भी थे, ज्योतिषाचार्य भी थे और साहित्य के क्षेत्र में भी, जैसे कालिदास रहे हैं और विशाख दत्त रहे हैं। तो इस तरह बहुत सारे इनके साहित्य के क्षेत्र में और आप विज्ञान के क्षेत्र में और स्थापत्य कला में बहुत सारी चीज़ें इनके देखने को मिलती हैं। और लोह स्तंभ में तो आपने देखा ही है कि इतने वर्षों के बाद भी इस पर जंग नहीं लगा है। तो इस तरह से इन्होंने, इनका जो धर्म था, कुमारगुप्त। अब आते हैं कुमारगुप्त। जो कुमारगुप्त थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में आपने बात की, अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कुमारगुप्त। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बाद कुमारगुप्त का शासन रहा और जो कुमारगुप्त थे,
इन्होंने बहुत ज़्यादा विशेष नहीं, लेकिन एक चीज़ का बहुत अधिक महत्व है, इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। इन्होंने किस चीज़ की स्थापना की? नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। और इन्होंने जो उपाधि धारण की वो शकादित्य। शकादित्य की उपाधि धारण की, क्योंकि उस समय शकों के आक्रमण हो रहे थे और शक के आक्रमण के कारण जो था इन्होंने उनको हराया और शकादित्य की उपाधि धारण की। इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। इसमें केवल इतना ही है, कोई खास विशेष इनके बारे में और जानकारी इतनी नहीं है। उसके बाद है स्कंदगुप्त। जो ये स्कंदगुप्त थे, इसके बाद इनके समय तक आते आते जो गुप्त साम्राज्य है वो पतन की ओर जाने लगा था। इन्होंने जो सिक्के जो चलवाए थे वो मिश्रित धातु के या नहीं शीशे के सिक्के, जो जिनका शीशा जो था रोम साम्राज्य से आता था वो चलवाए, और शीशे के सिक्के इन्होंने चलवाए थे। और इनके समय में हुनों का आक्रमण होने लगा था भारत में। जो साम्राज्य इनका था, भारत में जो इनका साम्राज्य था, जो ये भारत है हमारा, यहाँ पर ये मध्य में जो है, ये मध्य क्षेत्र जो था इनका, ये इनका साम्राज्य था। तो इसमें जो है उस समय यहाँ पर इन्होंने मालवा को जीता। यहाँ मालवा है मध्य में, मध्य, और यहाँ पर पाटलिपुत्र है। तो जो चंद्रगुप्त थे, इन्होंने 2 राजधानियाँ बनाई थी यहाँ पर। कौन कौन सी? एक तो उज्जैन को बनाई थी मालवा की विजय के बाद, और एक इन्होंने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। तो जिस समय स्कंदगुप्त का शासन था उस समय यहाँ पर इस क्षेत्र में हुणों का आक्रमण होने लगा, और जिसकी वजह से क्या हुआ, जो साम्राज्य था वो आहिस्ता आहिस्ता पतन की ओर जाने लगा था। और लेकिन उन्होंने हुणों पर विजय प्राप्त की, अणहूण जेता कहलाए वो। तो हूण जेता कहलाए और हुणों पर विजय प्राप्त करने के बाद जो था, इन्होंने जो साम्राज्य का विस्तार था वो बहुत इनका नीचे की तरफ जाने लगा। तो इस तरह से जो है उसके बाद और भी शासक आए हैं, जैसे रामगुप्त थे या भानुगुप्त। भानुगुप्त के एरन एक और थे इनके, भानुगुप्त। (510 AD) इनके समय में एक एरन अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। यानी कि भारत में सबसे पहले सती प्रथा का उल्लेख कहाँ मिलता है? भानुगुप्त के एरन अभिलेख में। जो ये भानुगुप्त थे, इनका सेनापति था, ये हुनों से लड़ते हुए मारा गया और इनकी पत्नी ने अपने आप को सती कर लिया। तो यहाँ से सती प्रथा के हमें साक्ष्य मिलते हैं। अब इतनी जानकारी तो हमने, और बुद्धगुप्त जो है इसके अंतिम शासक थे। इसके बीच में भी बहुत सारे शासक हुए हैं, लेकिन उनका इतना अधिक महत्व नहीं है। और ब्रह्मगुप्त जो थे इनके अंतिम शासक थे। उसके बाद इनके साम्राज्य का पतन हो जाता है। अब आइए थोड़ा सा इनके साम्राज्य के विस्तार, प्रशासन के बारे में थोड़ी जानकारी हम कर लेते हैं।
जो गुप्त काल था वहाँ का प्रशासन। जिस तरह से आप आजकल प्रशासन देखते हैं ना, हमारा राष्ट्र है, फिर उसके बाद राज्य हैं, राज्यों के बाद जिले हैं, तहसीलें हैं, ग्राम हैं, इसी तरह का उस समय भी प्रशासन था। उस समय जो प्रशासन था, पहले था देश, देश के बाद भुक्ति, गोपात कहा गया इसे, भुक्ति, उपरिक, इसके मुखा को कहा क्या गया, उपरिक। उसके बाद विशक, विशपति, विधि, वित्तपति, फिर ग्राम या ग्रामीणी या ग्रामपति। जैसे आजकल हमारा देश है और उसका मुखिया जो होता है राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, इसी तरह वहाँ देश को गोपति या गोपति कहा जाता था। फिर भुक्ति, राज्य थे, राज्य का जो अधिकारी होता था उपरिक होता था, और जो राज्य का अधिकारी होता था वो यानी कि भुक्ति का जो अधिकारी होता था उपरिक, वो या तो किसी राजा का पुत्र होता था या राज परिवार से ही होता था। उसके बाद विशक, विशपति आए, जैसे हमारे यहाँ जिले हो गए, इसी तरह वहाँ विशक था। और उसके बाद विधि, यानी कि जैसे हमारे यहाँ तहसीलें हो गई, इस तरह से वहाँ पर विधि था, उसका वित्तपति हो गया, ग्राम, ग्रामीणी। तो इस तरह से साम्राज्य का विस्तार, प्रशासन का इनका विस्तार था। और इसमें सबसे ऊपर की इकाई जो थी वो क्या थी, वो हमारी देश, और जो सबसे नीचे था वो था ग्राम। तो ये देखने को मिला है। तो व्यापार में भी इसी तरह से व्यापार था। व्यापार में भी क्या था, इनका जो अन्य अलग अलग क्षेत्र थे, और जो राजस्व था इनका वो भूमि से मिलता था, भूमि कर था। भूमि कर था इनका 1/, जो व्यापार था इनका, व्यापार क्या था, भूमि कर से इन्हें राजस्व प्राप्त होता था। और इसको क्या कहते थे, 1/4 या 1/6 के अनुपात में। भूमियों को भी अलग अलग उसमें बांटा गया था, जैसे खेती करने योग्य भूमि या रहने योग्य वास, जो रहने योग्य भूमि थी उसको वास भूमि कहते थे, जो क्षेत्र भूमि थी उसको खेती करने योग्य भूमि कहते थे। तो इस तरह से भूमि को भी अलग अलग भागों में बांटा गया था, उसकी क्वालिटी के हिसाब से बांटा गया था। तो इस तरह से इनका व्यापार था। और व्यापार में जो अलग अलग देशों से इनके व्यापार भी होते रहते थे। तो आपने देखा था जैसे स्कंदगुप्त ने शीशे के सिक्के चलवाए, तो उसने कहाँ से उसका वो होता था व्यापार, वो कहाँ से होता था, रोम साम्राज्य से वो उसको मंगाते थे। इसी तरह आपको बताया था संगीत में क्या था, संगीत में इनका वीणा बजाते हुए, है ना, वीणा बजाते हुए सिक्के जो आपको देखने को मिलते हैं। तो इससे क्या था, इनके संगीत प्रेमी होने का पता लगता था। जो इनका धर्म, अब गुप्त साम्राज्य का जो धर्म है, धर्म कैसा था, वैष्णव धर्म, वैष्णव धर्म था। और जो चिन्ह था, धर्म चिन्ह था, वो गरुड़। और जो इसके जो सबसे प्रिय जो देवता थे वो वराहा। प्रिय जो देवता थे इसमें का वर्णन मिलता है वो वराह अवतार का मिलता है। विष्णु के जो अवतार थे, भगवान विष्णु को ये लोग बहुत अधिक मानते थे। गुप्त वंश के लोग जो थे भगवान विष्णु को बहुत अधिक मानते थे, और वराह अवतार इनका बहुत प्रिय अवतार माना जाता था विष्णु का। तो इस तरह से वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, और गरुड़ इनका जो चिन्ह था, और प्रिय देवता इनके वराह थे। इसी तरह बताया था
के साहित्य में और स्थापत्य कला में इन्होंने बहुत सारे मंदिरों का निर्माण कराया। जो मंदिर निर्माण की कला है स्थापत्य में जो मंदिर निर्माण की कला है वो कहाँ मिलती है? गुप्त साम्राज्य में ही मिलती है। गुप्त साम्राज्य में इन्होंने मध्य भारत में बहुत सारे मंदिरों का निर्माण कराया। जैसे आपको अभी बताया था, नचना कुठार का पार्वती मंदिर है, कंकाली देवी का मंदिर है, तिगवा का मंदिर है, पिपरवा का मंदिर है। तो इस तरह से इन्होंने बहुत सारे मंदिरों का निर्माण कराया। और स्थापत्य कला में इन्होंने अजंता में, औरंगाबाद में जो महाराष्ट्र में है, वो वहाँ पर बौद्ध, जैन और हिंदू जो धर्म से संबंधित है बहुत सारे चित्रों को अंकित किया। तो और साहित्य में आपको बताया कालिदास हैं, विशाख दत्त हैं, शूद्रक हैं, इनके बहुत सारे। और एक और विष्णुगुप्त, बहुत महत्वपूर्ण किताब है विष्णुगुप्त पंचतंत्र, जिसका निर्माण विष्णुगुप्त ने किया था, जिसकी रचना विष्णुगुप्त ने की थी। वो विश्व में बहुत प्रसिद्ध किताब है। बाइबिल के बाद दूसरे नंबर पे आती है वो, जिसका बहुत ज़्यादा अनुवाद अन्य भाषाओं में किया गया है। और इसमें मोरल यानी कि नैतिक कहानियाँ बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो गुप्त काल, गुप्त साम्राज्य था, उसको स्वर्ण काल इसीलिए कहा गया है कि इनके समय में संगीत का, कला का, विज्ञान का, साहित्य का बहुत अधिक उत्थान हुआ था। तो इसीलिए इसको गुप्त काल में कहा गया है। आप इसके अंदर जो है आप देख सकते हैं कि गुप्त साम्राज्य में आप प्रश्न भी बना सकते हैं कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो थे उनको स्वर्णकाल क्यों कहा गया, उनके युग को ही, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे कार्य किए। इसी तरह से स्थापत्य कला का निर्माण सबसे ज़्यादा किस वंश में हुआ? और इसमें जो है इन्होंने स्वर्ण सिक्के, जब स्वर्ण काल चल रहा था इनका, समुद्रगुप्त का टाइम था, विक्रमादित्य का टाइम था, तो इन्होंने बहुत अधिक स्वर्ण सिक्कों को मतलब इन्होंने बहुत अधिक स्वर्ण सिक्के चलाए सर्वाधिक मात्रा में। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि गुप्त जो काल साम्राज्य है वो हमारा कितना महत्वपूर्ण है। और ये आपके परीक्षाओं में भी बहुत कुछ गुप्त काल से आता है। तो ये हमारा बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसको बहुत ही अधिक ध्यान से और बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। नमस्कार।